जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिकम गुरुजी पे। साथियों, इस वीडियो में हम CDP चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इनसे रिलेटेड हम कुल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक, जो कि आपके कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। किससे? कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। अब जो सीटेट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, वो कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन CDP में पूछता है, जो कि आपके समझ पे आधारित जो क्वेश्चन होता है वही आपसे अब पूछता है, ठीक है। तो इन्हीं में हम आज कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे। 15 क्वेश्चन मतलब आपका 60 क्वेश्चन कवर करेगा। देखिए होता क्या है, कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन में इनमें 4 जो ऑप्शन होते हैं, ये चारों ऑप्शन लगभग सही होते हैं, ठीक, डिफरेंट प्रश्न के लिए। इसीलिए हम चारों ऑप्शन पे भी तर्क करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके आप सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो एक चीज़ हमेशा सही से पढ़ो। यहाँ सत्य पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, इसको सही से देखो। कभी कभी होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं, यहाँ गलत लिखा रहता है, हम मिस्टेक से जो उत्तर इसमें सही रहता है हम उसी को ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक, जो कि हमारा उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ अगर गलत रहेगा तो हमें गलत ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आप इस पोर्शन को अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक। अब चलिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ठीक। ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक। और ऑप्शन डी कहता है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बताइए आप लोग कि कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। आप लोगों को इन 15 में से जितने नंबर आते हैं ईमानदारी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि 15 में से कितने नंबर आपके आए। तो चलिए अब इसके उत्तर पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला उत्तर कहता है क्या है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। देखिए जीनों द्वारा निर्धारित तो होता है पर पूरी तरह निर्धारित नहीं होता है। जीन्स क्या होते हैं, तो जो देखिए हमारे जो पूर्वज से हम में गुण आते हैं वो किसके द्वारा आता है? जीन्स के द्वारा आता है, ठीक। इसी जीन्स के द्वारा आता है हमारे पूर्वज से, जो आनुवांशिकता जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह निर्धारित तो नहीं होती है, हाँ कुछ हद तक निर्धारित होती है, जिसको अगर जैसा वातावरण मिलेगा उस तरह से बदलाव भी हो सकता है, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन कहता है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। देखिए किसी भी जन्मजात विकास को पौष्टिक आहार जो होता है या अच्छी देखभाल दूर नहीं कर सकता। कैसे? देखिए अगर बच्चा कोई मान लीजिए पैदाइशी विकलांग है, अगर जन्म लिया बच्चा और वो विकलांग है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया और वो अंधा है, क्या फिर से वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ठीक। इस तरह से ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी कहता है पर्यावरण केवल, देखिए आप जब भी उत्तर बनाते हो तो उसमें कुछ ट्रिक का भी यूज करो। देखिए जैसे केवल वाला उत्तर कभी आपका सही नहीं होगा, ठीक। हाँ नेगेटिव जब रहेगा तब सही हो सकता है, लेकिन जब भी पॉजिटिव की बात करें यानी इसकी बात करें तब ये केवल वाला उत्तर सही नहीं होता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या पर्यावरण सिर्फ भाषा विकास में भूमिका निभाता है और चीज़ों में नहीं निभाता? सभी चीज़ों में निभाता है, ठीक है। ऑप्शन डी कहता है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं, ठीक। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी है आपका अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, ठीक है। ऑप्शन सी है आपका पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित
संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। और ऑप्शन डी है आपका वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। क्या ये ऑप्शन डी सही हो सकता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे तो लगता है कि ऑप्शन डी सही होगा, आप लोग बताइए। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो। गतिविधि कैसी हो? खुली गतिविधि हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। देखिए जब ये कह रहा है कि जैसे देखिए जो भी गतिविधि से रिलेटेड जितने भी सामग्री है वो हमारे इस तरह रखे हुए हैं कि हम जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा। अच्छी तरह से मतलब एक ऑर्डर में एकदम तैयार किया हुआ, जैसे सजाया हुआ ऐसे तरह रहे, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। अब बताइए हमको डेली जिस समय हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, वो बेहतर है या सप्ताह में एक बार मिलेगा वो बेहतर है? ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। देखिए जब कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, तो ये विद्यार्थियों के लिए इससे बेहतर है ये, ठीक, पहला ही बेहतर है। अब जब आता है उत्तर डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। परे मतलब दूर हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहती। ये तो और सबसे बेकार उत्तर हो गया, ठीक। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर ए ही सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी जो बच्चे समाज के कमजोर वर्ग से हैं या पिछड़े वर्ग से हैं, ऐसे बच्चों के माहौल की आवश्यकता होती है। मतलब जिस कक्षा में जब गया तो उसको जिस माहौल की आवश्यकता है वो कैसा माहौल होना चाहिए? उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी कहता है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। और ऑप्शन सी कहता है बच्चों को उसकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऑप्शन डी कहता है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अब देखिए कहने का मतलब है ये जो बात कह रहा है, इन ये चारों जो बात ऑप्शन में लिखा हुआ है ये कक्षा उसके साथ कर रहा है, ठीक, ना कि टीचर कर रहा है। मतलब सब मिल के कक्षा में टीचर और बच्चे सभी आते हैं तो सब मिल के उसके साथ कर रहा है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? जल्दी से अपना उत्तर बताइए, ठीक है। मुझे लगता है कि बी उत्तर सही होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे तो चलिए देखते हैं। इसमें हम डी से शुरू करेंगे। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये तो कोई तर्क की बात ही नहीं है। दूसरा आता है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए पहली बात है कि हम कक्षा में कभी भी बच्चों को वर्गीकृत नहीं करेंगे। वर्गीकृत करना, देखिए जब भी अगर हम वर्गीकृत कर देंगे तो जो पिछड़ा बालक होगा उसको लगेगा कि नहीं हम पिछड़े हैं और वो हतोत्साहित होने लगेगा, ठीक। इसलिए हम बच्चों को वर्गीकृत कभी भी नहीं करते हैं। उसके बाद कहता है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। मान लीजिए कि वो जो पिछड़ा वाला है वो भाषा कोई बंगाली या मैथिली या भोजपुरी या इस तरह की भाषा, मतलब अपना उसका भाषा है और मुख्य भाषा मान लीजिए वहाँ की हिंदी है, ठीक। तो अब कहता है उसको कि ये भाषा छोड़ो, उसके भाषा को हतोत्साहित करता है। मतलब उसके भाषा को बताता है कि ये भाषा अच्छी नहीं है, हतोत्साहित करना ही है और मुख्य धारा की भाषा सीखे, मतलब हिंदी सीखे। ये बहुत ही गलत बात है। हम किसी के भी भाषा या किसी के भी बच्चे, जब भी बच्चे की बात की जाए तो बच्चे के सोच, बच्चे के समझ को कभी भी हतोत्साहित नहीं करेंगे। उसकी जो अपनी भाषा है उसको भी कभी हतोत्साहित नहीं करेंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? पहला उत्तर सही हो जाएगा कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। मतलब उसका जो अपना सांस्कृतिक ज्ञान या उसका अपना भाषाई ज्ञान है उसको महत्व देता है तथा उनका उपयोग भी करता है, ठीक। धीरे धीरे करके
उनको जो मुख्य भाषा है उनकी ओर ले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, क्या कहता है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, उत्तर ए है आपका, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऑप्शन बी है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन सी है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी है, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। इसको आप ट्रिक के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन को कुछ ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, याद करना ये उत्तर गलत होता है, नेगेटिव होता है। हम बच्चे को याद करने के लिए कभी भी नहीं कहते, तो ये नेगेटिव होता है। ठीक, उसके बाद चलिए, नियंत्रित, हम बच्चों को नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक, बच्चों पर नियंत्रित नहीं कर सकते। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है नियंत्रित, ये नियंत्रित हम नहीं कर सकते। उसके बाद नकल करना, ये नकल करना हम बच्चों को नहीं सिखाते। ठीक, उसके बाद तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा आपका, उत्तर बी, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब भी बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो वो प्रभावी रूप से सीखेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए शिक्षक को, देख लेते हैं क्या सब चाहिए शिक्षक को। पहला उत्तर है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे। ऑप्शन बी है, यह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ऑप्शन सी है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। और ऑप्शन डी है, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। देखिए, इसको भी आप आराम से निगलेक्ट करते हुए ऑप्शन को बना सकते हैं। जैसे देखिए, आप देखिए, जब भी आप ऊपर से पढ़ें कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करती है, हम अनदेखा क्यों करेंगे, किसी बच्चे को हमें अनदेखा नहीं करना है। तो ऑप्शन ये सीधे गलत हो गया। ऑप्शन बी का था, यह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जी बिल्कुल, हमें जितने भी संस्कृति या जितने भी पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, हमको सबको सम्मान करना चाहिए, सबकी महत्व देना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सी है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, अधिकतम माने बढ़ावा दे। तुलना हमें विद्यार्थियों के बीच में कभी भी तुलना नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि वो विशेष संस्कृति एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। हमें किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक संस्कृतियों के बच्चे को बढ़ावा नहीं देना है, हमें सबको मिला के चलना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, क्या प्रश्न पूछने की, पहला उत्तर है आपका, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दूसरा है, पूछने से रोकना चाहिए। सी है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और डी, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। सभी लोग इसका उत्तर जानते होंगे। अरे भाई, हमें हतोत्साहित करना ही नहीं है, उसके बाद पूछने से लिए हम रोकेंगे क्यों, हमको जवाब थोड़ी ना नहीं आता है, हम पूछने से लिए कभी भी, हाँ नहीं भी आता है तो भी, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि जवाब हमें नहीं पता है, तो उसको जवाब फिर भी हम समझ के देंगे उसको। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए भाई, ये सब तो बिल्कुल गलत काम है। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, देखिए एक प्रारंभिक बच्चे की मतलब 1 to 5 के बच्चों की बात करें, वो जो अपने साथ अनुभव लाया है वो उस लाता है, उसके साथ हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन सी है, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन डी है, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, उपेक्षा एक नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव शब्द है। चलिए बताइए आप लोग उत्तर कौन सा सही होगा, आप लोग तो समझ गए होंगे इसका उत्तर। चलिए देखते हैं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, हम किसी बच्चे पे ध्यान क्यों नहीं देंगे, जो भी बच्चा अपना अनुभव लाता है हमें प्राथमिकता देनी चाहिए उसके अनुभवों की। क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए उनके अनुभवों की। ठीक है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जरूर उनके अनुभवों को हम शामिल करेंगे, उनका संचय करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते, और उपेक्षा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते,
क्योंकि बच्चे के अनुभव को हमें प्राथमिकता सब देनी चाहिए। वो जो अनुभव अपने घर से लाया है, अपने समाज से लाया, फिर हमारे स्कूल में जाए तो वो जो कुछ अनुभव लाया है उनकी प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए हम इसको बार बार कह रहे हैं कि इसको सही से पढ़िए। यहाँ कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते यहाँ गलत रहता है, हम पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हाँ इनमें से ऑप्शन जो हमको पहला सही लगा हम उत्तर मार दिए, हो गया। इसको सही से पढ़िए कि यहाँ सही लिखा है या गलत लिखा है। तो चलिए आप विचार करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। पहला उत्तर है आपका बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम स्वक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ठीक। बी कहता है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन सी है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। और ऑप्शन डी है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी स्वक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जिन स्टूडेंट का जितना उत्तर सही होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा ईमानदारी से। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए देख लेते हैं। हम ऑप्शन डी जब पढ़े थे, देखिए ऑप्शन डी में कहता है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी स्वक्षमता केवल आनुवांशिकता। भैया ये केवल जब ये आया हम तुरंत काट देंगे। केवल आनुवांशिकता क्या वातावरण में नहीं होता है क्या? तो केवल जब ये आया काट दिए, उत्तर गलत हो गया। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। जी हाँ बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर सही है। सभी बच्चे जो है वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित है, मतलब खुद से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सभी बच्चे सक्षम हैं। हमें किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा सीखने में सक्षम नहीं है। ठीक। बी है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। देखिए हम बच्चे को ठीक है पुरस्कार दे देंगे, दंड दे देंगे, लेकिन बच्चा जो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होगा वो यहाँ नहीं हो पाएगा। पुरस्कार के यदि बच्चा क्या सोचेगा, यदि हम उसके मर्जी का भी काम नहीं रहेगा तब भी वो क्या करेगा, पुरस्कार अगर वो करता है तो पुरस्कार मिलेगा, नहीं करता है तो उसको दंड मिलेगा। तो बच्चा फिर तो करना पड़ेगा ही, जो कि उसकी खुद की इच्छा नहीं है कि हम ऐसा करें। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी अभिप्रेरणा एवं अधिगम स्वक्षमता को निर्धारित व सीमित करता है। कोई जरूरत नहीं है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसकी ये निर्धारित करेगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है बच्चों की गलतियां, मतलब जो बच्चे गलतियां करता है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। देखिए ऑप्शन ए है आपका अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन सी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। डी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला उत्तर क्या कहता है, अधिगम का एक भाग है। जी हाँ, गलतियां जो है अधिगम का ही एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। जी हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल ये गलत बात कर रहा है। यही कहता कि महत्वपूर्ण है तो सही होता, महत्वहीन है तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो भाई महत्वपूर्ण है, बच्चे गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। सब बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, उसकी गलती को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग ही माना जाता है। ऑप्शन सी कहता है कि प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह। जी नहीं, बिल्कुल बच्चे लापरवाह नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद बार बार अभ्यास करने के लिए क्या कर, बिल्कुल नहीं, हम बार बार अभ्यास करने के लिए क्यों कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित का होना चाहिए। ऑप्शन सी है तैयार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी है कभी कभी तैयार करना चाहिए। सभी को उत्तर पता ही होगा भाई, जब ये हतोत्साहित आया बातें गलत है। तैयार नहीं करना चाहिए, हम कैसे नहीं करेंगे, कभी कभी क्यों, डेली क्यों नहीं। तो ऑप्शन पहला ही है सही हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए।
जो हम आकलन करते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों के, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, मतलब उसके प्राप्तांकों के आधार पर उसको हम नामांकित, यानी अगले क्लास में जब हम नामांकन करेंगे तो उसके प्राप्तांकों के आधार पर। बी है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण अंकित करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। और ऑप्शन डी है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा। क्या हम नामांकन के लिए आकलन करते हैं, या फिर उत्तीर्ण या मतलब पास या फेल के लिए हम आकलन करते हैं, या फिर श्रेणी निश्चित करने के लिए। श्रेणी का मतलब है कि जो बच्चा मान लीजिए प्रथम आया तो उसको हम अलग श्रेणी में बैठाएंगे, जो द्वितीय आया उसको हम अलग श्रेणी में, जो तृतीय आया उसको अलग श्रेणी में बैठाएंगे। या संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता भ्रांतियों को समझना, मतलब हम आकलन करते हैं कि जैसे मतलब जिस क्षेत्र में हम आकलन कर रहे हैं उस क्षेत्र में बच्चों की क्या समझ है या उसकी क्या भ्रांतियाँ का मतलब है, जो बच्चा किसी भ्रम में तो नहीं है, बच्चा की समझ किस तरह है, यही सब समझने के लिए हम आकलन करते हैं। चलिए समझ गए होंगे आप लोग कौन सा उत्तर होगा। देखिए, नामांकित करने के लिए हम आकलन कभी नहीं करते। उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लिखने के लिए ये भी आकलन बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थियों को श्रेणी हम कभी भी श्रेणी बनाना नहीं चाहिए। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि हम बच्चों को समझ रहे हैं कि बच्चे में क्या भ्रांतियां हैं, ठीक, बच्चे में क्या अस्पष्टता है, मतलब बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो बच्चा खुद से सीख के आया हुआ है उसको वो जानने के लिए हम उसका आकलन करते हैं, ताकि उनमें जो भी भ्रांतियां हैं हम उनको मिटा सके, उनको खत्म कर सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मॉडलिंग, पार या ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन। आप लोगों को इसका उत्तर बिल्कुल पता होगा, क्या मैं नहीं बताऊं इसका उत्तर। ठीक है, समझ गए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, सहयोग करना, देखिए एक होता है कि मान लीजिए हम पूरी सहयोग करें, कितना पूरा सहयोग कर दिए। पूरा सहयोग जब भी हम कर दिए, पूरा सहयोग का मतलब आपका काम है बच्चे का, कर रहे हैं हम, तो ये तो आपका सहयोग करना हो गया। पार ढांचा का मतलब क्या होता है, देखिए पार ढांचा का मतलब होता है कि हम बच्चों को थोड़ी सी मदद किए और बच्चा ऊपर की तरफ उठ गया, किसी भी क्षेत्र में वो ऊपर की तरफ उठ गया, तो उसी को कहते हैं हम पार ढांचा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले प्रश्न इसकी चर्चा हमने किया है। चलिए बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ऑप्शन सी है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। ऑप्शन डी है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी। चलिए इसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है। चलिए बताइए आप लोग इसका उत्तर कौन सा होगा, समझ गए। देखिए, यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल भी नहीं। निपुण कैसे होगा, बच्चे निपुण तभी होगा जब वो अपनी मर्जी से काम करेगा और उसी फील्ड में वो निपुण होगा। ठीक, अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल सही बात है, ये उत्तर बिल्कुल सही है कि जो वो अधिगम कर रहा है वो अपनी मर्जी से यदि करेगा, यानी स्वाभाविक की बात कर रहा है, अभिरुचि जिसमें उसकी इच्छा है उसमें वो निपुण हो सकता है। लेकिन हम बच्चे का मन है कुछ और हम दे रहे हैं कुछ और की, ये काम कर लो तो हम पुरस्कार देंगे, अगर नहीं करते हो तो हम दंड देंगे, तो ये उसकी स्वाभाविक और अभिरुचि तथा जिज्ञासा को कम करती है। बाहरी अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा की इससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता बताइए। ऑप्शन है यंत्रवत याद रखना। ऑप्शन बी है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। ऑप्शन सी है
केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ऑप्शन डी है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी भी चर्चा की है कि हमें बच्चे के अनुभव को, जो बच्चा सीख के आया उसका जो अपना अनुभव है उसकी प्राथमिकता हमेशा देंगे। क्या? उसकी प्राथमिकता हमेशा देंगे। ठीक है, याद रखना बिल्कुल गलत बात है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना बिल्कुल गलत बात है। या वर्गीकरण, ये वो ना हम वर्गीकरण कर सकते हैं ना योग्यता के आधार पर नामांकन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है केवल वाला उत्तर। भाई ये तुम कहाँ से आ गया, तुम पहले कट जाओ। ऑप्शन डी है बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना यानी प्राथमिकता देना। ये तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन, अब चलिए अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए आ गया ना, नहीं है, यही में होता कि है सही, विकास का सिद्धांत है या नहीं है। यहाँ हम नहीं पढ़ लेते हैं और यह इसमें से पहला उत्तर जो होता है सही वाला हम मार देते हैं। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है विकास सार्वभौमिक है, सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन सी है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन डी है विकास परिवर्तित होता है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा सही। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए आप लोग। इसके बाद जो भी सही आया है उतना आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा। 15 में से 15 आए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट 15 में से 15 ला सकते हैं, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन सब नहीं था। ठीक, तो देखिए विकास की आनुवांशिकता एवं पर्यावरण, विकास की आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों क्या है, विकास के लिए अंतर संबंधित है, तो दोनों के द्वारा प्रभावित होगा ही। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। जी क्यों नहीं करेंगे, सांस्कृतिक संदर्भ भी इसे प्रभावित करते हैं। ठीक, प्रभावित करते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। विकास परिवर्तित है, जी बिल्कुल। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जो बी है यही गलत उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दिए, जितना आप लोग का सही है वो कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने से सभी साथियों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इनका अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका हमें इस जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इनका हमें PDF मिल जाए, ठीक, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा इसका। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।